तो वेबफ्लो व्यक्तिगत रूप से मेरी पसंदीदा वेबसाइट बनाने का तरीका है। ये ड्रैग और ड्रॉप संपादकों की आसानी और वास्तव में एक वेबसाइट को कोडिंग करने की शक्ति और लचीलापन का अद्भुत संयोजन है। तो चाहे आप कोई भी हों, ये आपको एक बहुत प्रभावशाली और बहुत कस्टम वेबसाइट बनाने की शक्ति देता है, जिसमें सुंदर एनिमेशन और आपकी इच्छानुसार सटीक कस्टमाइजेशन होता है, जो आपको कई सामान्य वेबसाइट बिल्डरों से नहीं मिल सकता। तो आपने वेबफ्लो के लिए एक विज्ञापन देखा और आपको एहसास हुआ कि यह कितना शक्तिशाली है, या शायद आपने किसी व्यक्ति को देखा 1 घंटे लंबा वीडियो बनाए जहां आपने एप्पल आईफोन वेबसाइट को फिर से बनाया। तो चाहे जो भी आपको वेबफ्लो से परिचित कराए, मैं आपको दिखाने के लिए यहां हूं कि इस वेबसाइट को कैसे बनाना है। हम वेबफ्लो का उपयोग करके रोलेक्स वेबसाइट को फिर से बनाएंगे। आप एक शुरुआती हैं और वेबसाइटों या कोडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते। इनमें से कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। मैं इस वीडियो में सब दिखाऊंगा और इसका उपयोग करना वास्तव में काफी सरल है। आपको बस यह जानना है कि उपकरण कहाँ हैं, उनका क्या मतलब है, और जब आप इसे समझ जाएंगे तो इस वीडियो के अंत तक आप कोई भी वेबसाइट बना सकेंगे बहुत कम समय में। वेबफ्लो एक वास्तव में शक्तिशाली उपकरण है और मैं सुझाव देता हूं, बस कुछ प्रेरणा और अन्य विचार प्राप्त करने के लिए इस साइट को देखें। अब मैं इसे नीचे लिंक करूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि वेबफ्लो के साथ बनाई गई वेबसाइटों के कुछ उदाहरण हैं, बस आपको इस प्लेटफॉर्म की अद्भुत शक्ति दिखाने के लिए। तो यह न केवल आपको वेबसाइट को उस तरह से संरचना करने की अनुमति देगा जैसे आप चाहते हैं, आप वास्तव में बहुत सारी शानदार एनिमेशन और इंटरेक्शन जोड़ सकते हैं, जो जब कोई आपकी वेबसाइट पर जाता है तो इसे थोड़ा और अलग बनाते हैं। तो चलिए इनमें से किसी एक को देखते हैं। तो जैसे कि इस एक को देखें, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, इस वेबसाइट में कई इंटरेक्शन हैं। जब यह लोड होता है, ये स्टिकर दिखाई देते हैं, और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, चीजें अंदर आती हैं। यहां एनिमेशन है, चीजें नीचे स्क्रॉल करते समय फैलती हैं। जैसे कि इस वेबसाइट पर बहुत सारे वास्तव में शानदार इंटरेक्शन हैं, जो विक्स या स्क्वायरस्पेस या अन्य विकल्पों पर करना आसान नहीं है। तो मैं एक नया टैब खोलने जा रहा हूं और हम centralmedia.com/webflow पर जाएंगे। ये हमारा एफिलिएट लिंक है, लेकिन ये आपको वेबफ्लो पर छूट देता है, इसलिए हम वहां जाएंगे और इसका उपयोग करके पैसे बचाने में वास्तव में कुछ भी खर्च नहीं होता है, और इसलिए हम जाएंगे और शुरू करने के लिए क्लिक करेंगे। तो अब हमें अपना खाता सेटअप करना होगा। मैं एक ईमेल टाइप करने जा रहा हूं और फिर एक पासवर्ड बनाऊंगा और मैं खाता बनाने के लिए क्लिक करूंगा। अब हमें बस कुछ बुनियादी जानकारी जोड़नी है। हमारा नाम, हम चुन सकते हैं कि हम इसे किसके लिए बना रहे हैं। मैं शायद एक छोटे व्यवसाय के लिए बना रहा हूं। यह आपको कुछ बुनियादी सवालों के माध्यम से ले जाएगा। इस उदाहरण के लिए यह वास्तव में मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं रोलेक्स वेबसाइट को फिर से बनाने जा रहा हूं। तो इनमें से किसी एक को चुनें, स्पष्ट रूप से जो आपके लिए सबसे अधिक समझ में आता है। लेकिन मैं अभी एक व्यवसाय साइट कहने जा रहा हूं, या वास्तव में ई-कॉमर्स स्टोर। अब मैं कहने जा रहा हूं, नहीं, मैं किसी को नियुक्त नहीं करना चाहता और मैं यहां इसे अनचेक कर दूंगा। मैं उनकी ईमेल सूची की सदस्यता नहीं लेना चाहता और यह हमें यहां बहुत शुरुआत में ले आएगा। तो चलिए बाहर क्लिक करते हैं और मैं निश्चित रूप से बाहर निकलने जा रहा हूं। यह बस एक त्वरित छोटा ट्यूटोरियल है, लेकिन आपको इसकी आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखाने जा रहा हूं। और अब हम एक टेम्पलेट चुन सकते हैं अगर हम इस वेबसाइट के लिए शुरू करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहां इस एक को बना रहे हैं, मैं वास्तव में एक खाली वेबसाइट से शुरू करना चाहता हूं। तो मैं खाली का चयन करने जा रहा हूं। हम इसे नाम देंगे, हम इसे माइक की प्रैक्टिस साइट कहेंगे। हम कहेंगे साइट बनाएं, और अब हम कैनवास पर हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें एक डोमेन प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो अगर हम प्रकाशित करने के लिए ऊपर जाते हैं तो हम कस्टम डोमेन जोड़ने के लिए क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 विकल्प हैं। सबसे पहले, जरूर स्टार्टर्स वाले विकल्प न जाएं जब तक कि आप इसे केवल एक स्कूल प्रोजेक्ट नहीं बना रहे जिसमें यह बढ़िया है। इसे चुनें। लेकिन सबसे पहले, जैसे कि आपको अपना खुद का डोमेन नहीं मिलेगा, जो कि मेरी राय में सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अलावा और भी कई सीमाएं हैं। तो ये हमें यहाँ इन अन्य 3 विकल्पों के साथ छोड़ता है। मैं मध्य वाले विकल्प के साथ जाने जा रहा हूं, जो इस वीडियो में सबसे लोकप्रिय है। आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या अंतर है। तो अधिक फॉर्म सबमिशन, अधिक सामग्री संपादक, लेकिन उन्हें पढ़ें, देखें कि कौन सा आपके लिए सबसे अधिक समझ में आता है। और अब अगर हम CMS में अपग्रेड पर क्लिक करते हैं, तो मैं बस वार्षिक विकल्प के साथ जाने जा रहा हूं, अपना कार्ड नंबर दर्ज करूंगा और यह हमें वापस इसी पृष्ठ पर ले जाता है। तो अगर हम प्रकाशन पर क्लिक करते हैं, यह हमें अपना खुद का डोमेन प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो हम एक कस्टम डोमेन जोड़ने जा रहे हैं। नीले बटन पर क्लिक करें जो कहता है कस्टम डोमेन जोड़ें। हमारे पास ऐसा करने के 4 विकल्प हैं। आप एक डोमेन को जल्दी से कनेक्ट कर सकते हैं। आप शायद नामचीप जैसे किसी स्थान पर बेहतर कीमत पा सकते हैं, या अगर आप आसान रास्ता अपनाना चाहते हैं तो सीधे वेबफ्लो के माध्यम से एक नया डोमेन खरीदें। तो चलिए कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि यह माइक रोलेक्स ट्यूटोरियल हो।
मैं कहूंगा खोजें और आप देख सकते हैं कि पहले वर्ष के लिए यह $92 प्रति वर्ष है, वहां एक अच्छा सा बोनस है। और फिर उसके बाद $17,000 प्रति वर्ष आप शायद अन्य साइटों से उन्हें $12,000 प्रति वर्ष या $15,000 प्रति वर्ष में प्राप्त करने का तरीका ढूंढ सकते हैं, लेकिन फिर इसमें थोड़ा अधिक प्रयास लगता है। तो मैं इसे सीधे यहां से खरीदने जा रहा हूं। मैं पहले वाले को लूंगा। हम कह सकते हैं जारी रखें, निश्चित रूप से मुफ्त निजी पंजीकरण को चुना हुआ रखें। तो मैं फिर से जारी रखूंगा और हम चेकआउट करने के लिए जारी रख सकते हैं। और फिर जब आप डोमेन खरीद लेते हैं तो आपको स्वचालित रूप से वेबफ्लो पर वापस भेज दिया जाना चाहिए और यह पहले से ही कनेक्ट होना चाहिए। तो इसे सेटअप करने का यह एक बहुत आसान तरीका है। मैं आमतौर पर ऐसा ही करता हूं क्योंकि यह करना आसान होता है। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है और आप शायद अपने तरीके से खरीदारी करके कुछ पैसे बचा सकते हैं। ये वास्तव में तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक आप अपने डोमेन की पुष्टि नहीं करते। अपने ईमेल पर जाएं, डोमेन की पुष्टि करें, ये प्रकाशित हो जाएगा। चलिए वेबफ्लो पर वापस चलते हैं और अपनी वेबसाइट को संपादित करना जारी। और हम यहाँ कैनवास पर हैं। अब बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन मुझे बताने दें कि वास्तव में कैसे काम करता है। तो किसी भी वेबसाइट का काम करने का तरीका, चलिए इस रोलेक्स साइट पर वापस चलते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बस दाएं क्लिक करें और निरीक्षण पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि हर वेबसाइट जिसका आप द्वारा कर चुके हैं एक बहुत सरल संरचना उपयोग करती है। अब मैं इसे एक सेक्शन लेआउट कहता था, लेकिन किसी और ने इसे बहुत अच्छे से बॉक्स लेआउट के रूप में समझाया। तो एक वेबसाइट बस बॉक्स के अंदर बॉक्स होती है। तो जब आप निरीक्षण कर रहे होते हैं आप देख सकते हैं कि हमारे पास पूरा चीज एक बड़ा बॉक्स है और फिर उस बॉक्स के भीतर आपके पास अन्य बॉक्स हैं। तो हमारे पास हेडर एक पूरा बॉक्स है और ये एक बॉक्स होने वाला है। हम यहाँ जाकर इसका निरीक्षण कर सकते हैं और आप देखेंगे कि बटन एक बॉक्स है जिसमें उस बॉक्स के अंदर अन्य बॉक्स हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम इस वेबसाइट को बनाना शुरू करेंगे तो ये थोड़ा और समझ में आएगा। इस रोलेक्स वेबसाइट को फिर से बनाने के लिए हमारे पास सबसे ऊपर एक ब्लॉक है, ये हमारा हेडर होगा। तो वेबफ्लो पर हम इसे अपना डिव ब्लॉक कहेंगे। तो अगर हम प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ कई विभिन्न तत्व देखेंगे जिन्हें हम जोड़ सकते हैं। डिव ब्लॉक बस एक बुनियादी ब्लॉक, हम इसे क्लिक करके खींचेंगे और छोड़ देंगे। अब यह सबसे ऊपर है, यह हमारा पहला, यह हमारा हेडर है। अब वेबफ्लो का काम करने का तरीका बाईं ओर है। यहीं पर आपके सभी तत्व जो आप जोड़ सकते हैं होंगे और दाईं ओर आप जिस पर भी क्लिक करते हैं आप उसके लिए शैली, सेटिंग्स और इंटरेक्शन बदल सकते हैं। तो शैली, रंग, स्पेसिंग, लेआउट और चीज़ों की दिशा होगी। सेटिंग्स थोड़ी अधिक उन्नत होंगी, हम वीडियो में बाद में इसके बारे में बात करेंगे। और इंटरेक्शन, विभिन्न एनिमेशन और विभिन्न चीज़ें होंगी जो इसे चारों ओर ले जाती हैं या फीका करती हैं या जब कोई आपके वेबसाइट का उपयोग करता है। तो ज़्यादातर हम इस वेबसाइट की शुरुआत बनाने के लिए शैली का उपयोग करने जा रहे हैं और इसीलिए इसके लिए हम उस पर बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं। हम इसे गहरा हरा चाहते हैं ताकि यह अन्य वेबसाइट से मेल खा सके। तो अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप बैकग्राउंड देखेंगे। हम वहां छोटे पारदर्शी चीज पर क्लिक कर सकते हैं। हम इसे पारदर्शी नहीं बनाना चाहते, हम इसे पूरी तरह से अपारदर्शी बनाना चाहते हैं और हम इसे गहरा हरा चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि यह लगभग सही रंग है तो हम उसी पर टिके रहेंगे। और इसलिए जब आपके पास ये हो तो आप बस स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये है। अब इसके नीचे हम चाहते हैं कि हमारा वीडियो दिखाई दे। तो अगर हम वापस जाएं और प्लस आइकन पर क्लिक करें तो अगला ब्लॉक हम चाहें तो एक और डिव ब्लॉक जोड़ सकते हैं। या वास्तव में इसे करने का सबसे आसान तरीका है नीचे स्क्रॉल करना और बैकग्राउंड वीडियो ढूंढना। तो बैकग्राउंड वीडियो यहाँ नीचे उन्नत में है, हम इसे क्लिक करके खींच सकते हैं और इसे यहाँ छोड़ सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जब भी आप कुछ खींचते हैं तो नेविगेटर प्रकट होता है और नेविगेटर मूल रूप से एक पदानुक्रम की तरह है, जैसे कि हमारे वेबसाइट का निर्माण कैसे किया गया है। और इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आप देखेंगे कि विभिन्न चीजें यहाँ सूचीबद्ध होंगी। तो जैसे जैसे हम इस डिव ब्लॉक में तत्व जोड़ते हैं वे पहले डिव ब्लॉक के नीचे अगले इंडेंट के रूप में दिखाई देंगे। वैसे हम सब कुछ नाम भी दे सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर हमारे पास बहुत सारे डिव ब्लॉक हैं तो ये बहुत भ्रमित करने वाला हो जाता है। तो चलो पहले पर क्लिक करते हैं और दाईं ओर हम इसे नाम देना चाहते हैं। तो चलो यहाँ क्लिक करते हैं और हम इसे स्टाइल कहने जा रहे हैं। हम बस उस पर क्लिक करने जा रहे हैं। मैं इसे हेडर कहने जा रहा हूँ। तो अब इसे हेडर के रूप में नामित किया गया है और जो कुछ भी हेडर स्टाइल का उपयोग करेगा वह बिल्कुल वही उपयोग करेगा। तो मुझे अभी आपको एक उदाहरण दिखाने दें। अगर मैं यहाँ नीचे एक और डिव ब्लॉक जोड़ता हूँ तो चलो इसे क्लिक करके यहाँ खींचते हैं और फिर हम एक क्लास का चयन करते हैं और बस हेडर पर क्लिक करते हैं। ये पहले वाले से मेल खाएगा। ये आपको काफी समय बचा सकता है। अगर आपके पास दोहराने वाले ब्लॉक हैं, करने का एक बहुत आसान तरीका है, लेकिन मैं इस पर क्लिक करने जा रहा हूं और अब डिलीट दबा रहा हूं। हम वास्तव में इसके लिए वह नहीं चाहते। तो अब बैकग्राउंड वीडियो, चलो उस पर क्लिक करते हैं और हम इसे बैकग्राउंड वीडियो कहने जा रहे हैं। अब ऊपर बाईं ओर जब इस पर क्लिक करते हैं तो नीले रंग में रेखांकित है। आपको बैकग्राउंड वीडियो और एक छोटा गियर आइकन दिखाई देना चाहिए। हम उस पर क्लिक करने जा रहे हैं और हम एक वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। मैं इस वीडियो को चुनने जा रहा हूं और हम चाहते हैं कि यह लूप हो, हम चाहते हैं कि यह ऑटो प्ले हो और हम प्ले बटन शामिल नहीं करना चाहते, पॉज बटन, यह वास्तव में आवश्यक नहीं होगा। तो चलो इसे वहां से हटा देते हैं। अब जब आप पहली बार अपलोड करते हैं तो वीडियो को ट्रांसकोड करने में 1 मिनट लग सकता है। ठीक है, तो अब इसका ट्रांसकोडिंग पूरा हो गया है। चलो हेडर पर क्लिक करते हैं और हम वहां कुछ अन्य तत्व जोड़ना चाहते हैं। हम बाईं ओर प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं।
हम नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ किस प्रकार की संरचना का उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए कई विभिन्न विकल्प हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद सबसे आसान एक ग्रिड होगा। तो अगर हम ग्रिड को क्लिक और ड्रैग करके ऊपर लाते हैं तो हम इसे वहां छोड़ सकते हैं। और याद रखें कि मैं पहले क्या कह रहा था कि बाईं ओर ये किस तरह से दिखाई देता है, जैसे एक ट्री लेआउट में, तो अब ग्रिड हेडर के नीचे है, इसीलिए ये समझ में आता है। लेकिन हम इस ग्रिड को कस्टमाइज करना चाहते हैं। रोलेक्स साइट पर वापस जाकर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बाईं ओर कुछ, बीच में कुछ और दाईं ओर कुछ है, इसीलिए हम वास्तव में केवल 3 कॉलम चाहते हैं। तो अगर हम उस पर राइट क्लिक करते हैं तो हम पंक्ति को हटा सकते हैं और फिर यहाँ ऊपर चलो इसे बंद कर देते हैं। चलो प्लस पर क्लिक करते हैं ताकि हमारे पास यहाँ एक तीसरी पंक्ति हो और अब हमारे हेडर में 3 पंक्तियां हैं। तो चलो पहले वाले में प्लस पर क्लिक करते हैं। हम वहां एक डिव ब्लॉक जोड़ने जा रहे हैं और उस ब्लॉक में अब चलो प्लस पर क्लिक करते हैं और उस ब्लॉक में हमारे पास एक आइकन होगा। तो चलो चलते हैं और इमेज ढूंढते हैं। हम वहां एक इमेज जोड़ने जा रहे हैं, तो हम इमेज जोड़ेंगे और फिर उस इमेज के बगल में हम चाहते हैं, चलो प्लस पे क्लिक करते हैं और हम बस उसके बगल में टेक्स्ट रखेंगे। तो कुछ टेक्स्ट, तो इमेज के लिए हम गियर आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। हम एक इमेज चुन सकते हैं और इसलिए मैंने वास्तव में अपलोड किया। तो इमेज के लिए मैं एक मेनू आइकन चुनने जा रहा हूं। यह बिल्कुल विशाल है, आप इसे क्लिक करके और नीचे खींचकर कर सकते हैं। यह इसे सेट करने का एक आसान तरीका है, लेकिन हम 1 मिनट में आकार बदलने के बारे में भी बात करेंगे। अब हम इससे बाहर निकलने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि टेक्स्ट उसके नीचे है। हम नहीं चाहते कि टेक्स्ट उसके नीचे हो, इसलिए हम इसका लेआउट बदल सकते हैं। स्टैक्ड के बजाय हम इसे बाईं से दाईं ओर बना सकते हैं। तो चलो डिव ब्लॉक पर क्लिक करते हैं और लेआउट के तहत हम बाईं दाईं का चयन कर सकते हैं। तो अब टेक्स्ट उस आइकन के दाईं ओर है। वैसे यह महत्वपूर्ण है कि हर बार जब आप कुछ जोड़ते हैं तो आप इसे नाम दें। तो चलो डिव ब्लॉक पर क्लिक करते हैं और हम इसे नाम देंगे मेनू-1। और अब अगर आप उस टेक्स्ट पर डबल क्लिक करते हैं तो हम सभी का चयन कर सकते हैं और बस शब्द मेनू टाइप कर सकते हैं। अब हम इसे केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन चलो इसे बाईं ओर केंद्रित रखते हैं और हम इसे ऊर्ध्वाधर रूप से केंद्रित कर सकते हैं ताकि यह उस बॉक्स के भीतर बहुत अच्छे से संरेखित हो। और अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें इसका रंग भी बदलने में सक्षम होना चाहिए, इसलिए हम वहां कुछ सफेद टेक्स्ट रख सकते हैं। वहां हम हैं, अगर हम रंग पर क्लिक करते हैं तो हम इसे सफेद बना सकते हैं। मैं इसे पूरी तरह से सफेद बनाना चाहता हूं वैसी। तो अब ये सफेद है और हम फॉन्ट भी बदल सकते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि वास्तव में वह फॉन्ट बहुत बुरा नहीं है। ये वास्तव में वही है जो हम चाहते हैं और उस आकार के बारे में भी यह काफी अच्छा लगता है। तो अब हमें बस इस आइकन का आकार बदलना है। अब चलो इस मेनू आइकन को थोड़ा छोटा खींचते हैं तो लगभग उस आकार में, और हम सुनिश्चित करेंगे कि इसके चारों ओर पर्याप्त मार्जिन और पैडिंग हो ताकि यह वास्तव में एक पतली पट्टी ना हो। तो अब बीच में हमारे पास मुझे लगता है कि रोलेक्स का लोगो है। तो चलो जोड़ते हैं। तो प्लस प्लस आइकन, हम नीचे जाएंगे और इमेज खोजेंगे और हम इस मध्य ब्लॉक में इमेज को क्लिक और ड्रैग करेंगे और फिर हम इसे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रूप से केंद्रित करना चाहते हैं। हम इमेज पर क्लिक कर सकते हैं, गियर आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, एक इमेज चुन सकते हैं और ये रोलेक्स का लोगो होगा। अब चलो उस क्लास का नाम देते हैं, ये रोलेक्स लोगो होगा। अब हम चौड़ाई बना सकते हैं। चलो कहते हैं शायद 80 पिक्सल। मुझे लगता है कि यह लगभग सही आकार जैसा दिखता है। अब चूंकि हमारे पास दाईं ओर 3 इमेज हैं, 3 छोटे आइकन है, मैं वास्तव में इस बार एक ग्रिड खींचने जा रहा हूं, या यह एक कॉलम होगा। तो कॉलम को खींचें और उसे वहां छोड़ दें। हम यहां 3 कॉलम रखना चाहते हैं, तो 3 कॉलम ठीक है। तो अब जब हमारे पास वहां 3 कॉलम हैं तो हम उन 3 आइकनों को जोड़ना चाहते हैं। तो हम यहां नीचे एसेट्स पर क्लिक करने जा रहे हैं। एक छोटा शॉर्टकट, इमेज जोड़ने और फिर इमेज चुनने के बजाय बस एसेट्स पर क्लिक करें। मैंने पहले ही अपने सभी एसेट्स अपलोड कर दिए हैं और हम पहले आवर्धक कांच के साथ जाने वाले हैं। तो हम इसे क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही आप इसे खींचना शुरू करते हैं, इसे यहां खींचने के बजाय मैं सुझाव देता हूं कि बाईं ओर के पेड़ का उपयोग करना आसान है। तो हम कॉलम 1 पर तब तक होवर करेंगे जब तक यह नीला ना हो जाए और फिर इसे छोड़ देंगे। अब यह ठीक वहां दिखाई देगा। हम इसे 1 सेकंड में आकार देंगे। अब अगला मानचित्र होगा। हम मानचित्र पर क्लिक करेंगे और आप इसे खींचते हैं, आप देखेंगे कि यह लाल है। हम नीचे जाएंगे और कॉलम 2 पर होवर करेंगे और फिर इसे छोड़ देंगे। अब ये कॉलम 2 में होगा और फिर कॉलम 3 के लिए हम उस छोटे दिल के आइकन को डालने जा रहे हैं। तो हम इसे क्लिक करके कॉलम 3 में खींचेंगे और हम इसे ठीक वहां छोड़ देंगे। तो अब हमारे पास 3 आइकन हैं, वे बहुत बड़े हैं। तो आप इनमें से किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे हमने पहले किया था, हम चौड़ाई बदल सकते हैं। चलो हर एक को शायद 50 पिक्सल बनाते हैं। इसी तरह यह भी लगभग 50 हो सकता है और यह भी 50 हो सकता है। और अब हम यहां कॉलम आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये सभी इस तरह से केंद्रित हों और वे इस तरह से क्षैतिज रूप से केंद्रित होंगे। तो अब तक ये काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन अब चलो वापस चलते हैं कि मैं इस पूरे हर एक क्षेत्र को थोड़ा बड़ा बनाने के बारे में क्या कह रहा था। तो अगर हम यहाँ ग्रिड पर क्लिक करते हैं तो हम इसके चारों ओर अधिक स्थान चाहते हैं। तो आपके पास जो है उसे मार्जिन और पैडिंग कहा जाता है। मार्जिन आपके उपयोग के बाहर होता है, पैडिंग अंदर होती है। तो हम पैडिंग जोड़ने जा रहे हैं और अगर आप बस इस पर क्लिक करते हैं और खींचना शुरू करें, आप देखेंगे कि ये बाईं ओर स्थान जोड़ता है। तो चलो बस कहते हैं कि हम वहां 25 पिक्सल चाहते हैं। हम इसके ऊपर 25 पिक्सल जोड़ सकते हैं और फिर शायद नीचे एक और 25 पिक्सल। तो ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। और
अब जब आप मार्जिन और पैडिंग को समझते हैं, हम इसे अन्य तत्वों में भी जोड़ सकते हैं। तो अगर हम शब्द मेनू पर क्लिक करते हैं तो हम बाईं ओर थोड़ा और मार्जिन या पैडिंग जोड़ सकते हैं, ताकि हम उस आइकन और शब्द मेनू के बीच थोड़ा अधिक स्थान जोड़ना चाहें। शायद 11 पिक्सल नहीं, शायद 7 ठीक होगा, ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। और अब हम इस बीच में टेक्स्ट जोड़ना शुरू करना चाहते हैं, तो याद रखें कि हमारे पास वहाँ टेक्स्ट है और हमारे पास लर्न मोर बटन और नीचे एक छोटा तीर भी है। तो हम प्लस आइकन पर क्लिक करने जा रहे हैं और अब हम एक हेडिंग जोड़ना चाहते हैं, तो हम इसे क्लिक करके और खींचकर बैकग्राउंड वीडियो के बीच में लाएंगे। ये शीर्ष बाईं ओर होगा और हम इसे ऑस्टर परपेचुअल एक्सप्लोरर का शीर्षक देंगे। हम इसे एक एकल तत्व के रूप में रखना चाहते हैं ताकि यह सभी गूगल द्वारा पंजीकृत हो और यह खोज में ऑस्टर परपेचुअल एक्सप्लोरर के रूप में दिखाई दे, न कि केवल ऑस्टर परपेचुअल और फिर एक्सप्लोर को एक अन्य विषय के रूप में। आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि यह सब एक चीज़ हो ताकि गूगल इसे पढ़ सके और जान सके कि यह एक तत्व है जिस पर इसे ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ विभिन्न फॉन्ट हैं, हमारे पास विभिन्न शैलियाँ हैं। तो ऑस्टर परपेचुअल सभी कैप्स में है, ये एक छोटा फॉन्ट है और बस एक अलग फॉन्ट भी है। तो हम पहले सब कुछ बदलने जा रहे हैं ताकि यह शीर्ष वाले से मेल खा सके, इसलिए हम इसे सभी को हाईलाइट करेंगे। हम यहाँ एक टैग नामित करने जा रहे हैं, ये शीर्षक होगा, इसे मुख्य शीर्षक कहें, एंटर दबाएं और अब इसके लिए हम नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और चलो फॉन्ट बदलते हैं। हम यहाँ एक फॉन्ट चुन सकते हैं, शायद ओपन सेंस समझ में आता है। हम इसे कुछ बहुत हल्का चुन सकते हैं, तो शायद नियमित हल्का करें। और अगर आप अधिक प्रकार के विकल्पों पर क्लिक करते हैं तो हम इसे सभी कैप्स में चाहते हैं, तो चलो वहाँ सभी कैप्स पर क्लिक करते हैं और इसलिए ऑस्टर परपेचुअल का फॉन्ट आकार बहुत छोटा होगा, शायद आकार 12, और निश्चित रूप से हम इसे फिर से पुनः स्थिति में लाना चाहते हैं। चलो वास्तव में इन्हें एक डिव कंटेनर में जोड़ते हैं। मुझे लगता है कि यह थोड़ा आसान होने वाला है। तो अगर हम वहां एक डिव ब्लॉक जोड़ते हैं तो हम मुख्य शीर्षक को डिव ब्लॉक में क्लिक करके और छोड़ सकते हैं। तो अब ये वहां के भीतर होगा। तो अगर हम इस पूरे डिव ब्लॉक को बनाते हैं तो चलो इस पर लेआउट बदलते हैं। हम चाहते हैं कि यह यहाँ बीच में केंद्रित हो। तो अब अगर हम बैकग्राउंड वीडियो पर क्लिक करते हैं तो हम डिस्प्ले जुबान इको फ्लेक्स चुन सकते हैं और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से केंद्रित हो। तो वहां हम हैं, यह ठीक बीच में है। इसे पढ़ना कठिन है और हम थोड़ी देर में इसे अधिक पढ़ने योग्य बनाने के बारे में बात करेंगे। लेकिन अब चलो ये सुनिश्चित करते हैं कि शब्द एक्सप्लोरर वास्तव में वह बड़ा फॉन्ट है जो हम चाहते थे। तो अगर हम इसे हाईलाइट करते हैं तो हम यहाँ पेंट ब्रश पर क्लिक कर सकते हैं, टेक्स्ट स्पैन, और अब ये वास्तव में एक पूरी तरह से अलग चीज होने जा रहा है। तो अगर हम टेक्स्ट स्पैन पर क्लिक करते हैं तो अब हम इसके बारे में थोड़ा और बदल सकते हैं। तो हम इस एक का फॉन्ट बदल सकते हैं, हम इसे 30 कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा होने वाला है वास्तव में। चलो इसे 50 करते हैं। ये सभी कैप्स में नहीं होगा, तो हम वहां सभी कैप्स का चयन करेंगे। हम वही फॉन्ट रख सकते हैं, लेकिन चलो इसे वास्तव में कुछ अधिक बोल्ड, शायद सेमी बोल्ड में बदलते हैं। और हमें वही स्पेसिंग की आवश्यकता नहीं है, इसलिए चलो वहां से इसे हटा देते हैं। तो ये डिफॉल्ट स्पेसिंग है। अब अगर हम मेन टाइटल पर क्लिक करते हैं तो हमें इसे इस तरह से साइड बाय साइड की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसके बजाय हम इसे ऊपर और नीचे रखना चाहेंगे। अब अगर हम यहाँ टेक्स्ट स्पैन पर क्लिक करते हैं तो हम डिस्प्ले को इस पर बदल सकते हैं ताकि यह ऊपर से नीचे की ओर जाए। अब रोलेक्स वेबसाइट की तुलना करते हुए हम यहाँ बहुत करीब पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन अब हमें यहाँ नीचे बटन की आवश्यकता है। तो बटन के लिए अगर हम प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं तो हम बटन पर स्क्रॉल कर सकते हैं और हम एक बटन को खींचकर इस डिव ब्लॉक के ठीक नीचे छोड़ सकते हैं। और वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से उदाहरणों के माध्यम से सीखने का बड़ा समर्थक हूं, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है। लेकिन कुछ छोटे हाउसकीपिंग आइटम हैं जो मैं अभी सुझाता हूं, बस आपको यहां कुछ खाली जगहों को भरने के लिए। हम जानते हैं कि बाईं ओर यह वह जगह है जहां आप तत्व जोड़ने के लिए जाते हैं। उसके नीचे हमारे पास हमारे पृष्ठ हैं। तो जैसे आपके वेबसाइट पर विभिन्न पृष्ठ होते हैं, आप उनके बीच स्विच कर सकते हैं। 404 पृष्ठ देखने के लिए आप जा सकते हैं और उसे संपादित करना शुरू कर सकते हैं। यह ऐसा दिखता है, यह अच्छा नहीं दिखता, इसलिए आप चीजें बदलना चाहेंगे। बेशक एक मेरे बारे में पृष्ठ, विभिन्न पृष्ठ, आप पृष्ठों पर क्लिक कर सकते हैं और आप जो संपादित कर रहे हैं उसके बीच टॉगल कर सकते हैं। फिर नेविगेटर, वह एक तरह का पेड़ है, बहुत उपयोगी। मैं ज्यादातर इसका उपयोग तब करता हूं जब मैं एक वेबसाइट डिजाइन कर रहा होता हूं। तो यह नेविगेटर है। फिर इन अगले 3 ब्लॉकों के बारे में मैं अभी उनके बारे में बात नहीं करने वाला, वे थोड़े अधिक जटिल हैं। आपके पास आपके घटक हैं, आपके पास आपके वेरिएबल्स और आपके स्टाइल चयन हैं। हमने संपत्तियों के बारे में बात की। आप अपनी सभी तस्वीरें, वीडियो और सब कुछ अपलोड करें जो आप वेबसाइट में डालने वाले हैं। और फिर नीचे कुछ और उन्नत चीजें। लेकिन हमारे पास यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी हैं, जैसे ई कॉमर्स, साथ ही कोई अन्य ऐप्स जो आप प्राप्त करना चाह सकते हैं, और बेशक नीचे आपके सेटिंग्स। हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन ऊपर की ओर जाते हुए ये वास्तव में है जो मैं आपको अभी दिखाना चाहता था। तो हमारे पास इस वेबसाइट को देखने के विभिन्न तरीके हैं। अभी ये डेस्कटॉप दृश्य पर है, लेकिन अगर कोई इसे शायद मोबाइल पर देख रहा है, जैसे कि फोन पर, लेकिन अपने फोन को क्षैतिज पकड़ता है बनाम अपने फोन को लंबवत पकड़ता है, आप देख सकते हैं कि यह विभिन्न उपकरणों पर कैसा दिखेगा, और यह वास्तव में महत्वपूर्ण होने वाला है।
फिर यहाँ दाईं ओर ये छोटा प्ले बटन, ये आपको वेबसाइट का पूर्वावलोकन करने की अनुमति देता है और इसलिए ये आपको दिखाएगा कि वास्तव में ये कैसा दिखता है अगर कोई आपकी वेबसाइट पर जाए। और ये शानदार है क्योंकि ये मुझे दिखाता है कि वीडियो वास्तव में इसकी पूरी ऊंचाई नहीं दिखा रहा है, इसलिए हम अभी वीडियो का आकार बदलने जा रहे हैं और फिर हम बटन बदल सकते हैं। तो चलिए प्ले बटन पर क्लिक करके वापस टॉगल करते हैं और हम संपादक में वापस हैं। तो मैं बैकग्राउंड पर क्लिक करने जा रहा हूं, मैं आकार पर जाऊंगा, मैं चयन करने जा रहा हूं। चलो अभी VH के साथ चलते हैं, हम इसे IT5 बनाएंगे या IT5 ठीक लगता है। और अगर मैं प्ले दबाता हूं तो आप यहां नए टैब में देखेंगे कि यह सही आकार लगता है, यही मैं चाहता था। तो अब चलो इस बटन को फॉर्मेट करते हैं। अगर हम बटन पर क्लिक करते हैं तो हम इस बटन का नाम एक्सप्लोर बटन रखेंगे। हम इसके आकार को पैडिंग के साथ बदल सकते हैं जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। तो अगर हम इसे थोड़ा चौड़ा बनाना चाहते हैं तो हम इसे शायद 20 दोनों तरफ कर सकते हैं या शायद 40। चलो इसे 30 बनाते हैं, 30 शायद सही संख्या है तो हम दोनों तरफ 30 रखेंगे। हम इसके ऊपर थोड़ा और मार्जिन चाहते हैं, यह उस एक के बहुत करीब है तो हम जा सकते हैं और इसे बना सकते हैं। चलो इसके ऊपर लगभग 40 पिक्सल की पैडिंग जोड़ते हैं तो यह थोड़ा बेहतर स्पेस करता है। और अब अगर हम रंग पर जाते हैं तो हम इसे बदल सकते हैं। ऐसा लगता है कि यह शायद किसी प्रकार का ग्रे इश है, शायद एक गहरे ग्रे की तरह, और हम इसे काफी पारदर्शी बना सकते हैं। तो शायद अल्फा लगभग 50 हो सकता है, शायद 50% पारदर्शी। और हम यहाँ एक रेडियस जोड़ सकते हैं ताकि वर्ग वास्तव में अच्छा ना दिखे, इसलिए हम रेडियस को क्लिक और खींच सकते हैं ताकि हम रेडियस चुन सकें। ऐसा लगता है कि लगभग 20 पिक्सल सबसे अच्छा दिखेगा, उस बटन पर एक अच्छा गोल आकार जैसा। अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो हम वास्तव में इसे बदल सकते हैं। हम इसमें से सभी को हाईलाइट करेंगे और हम कहेंगे सीखें और अधिक जानें और अधिक जानें। अब चलो छोटे प्ले आइकन पर क्लिक करते हैं, पूर्वावलोकन टॉगल करते हैं और सौंदर्य की दृष्टि से हम लगभग वहां हैं जैसे ये मूल रूप से वही वेबसाइट है जो हम यहाँ देख रहे हैं। वहां बहुत अधिक अंतर नहीं है, लेकिन हमें वास्तव में चीजों को काम करने की आवश्यकता है ना? जैसे यह बटन अभी कुछ नहीं करता, मेनू कुछ नहीं करता, ये सब अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो चलिए बटन से शुरू करते हैं। यदि हम और अधिक जानना चाहते हैं तो हम बटन पर क्लिक कर सकते हैं, गियर आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और चुन सकते हैं कि यह वास्तव में किससे लिंक कर रहा है। ये एक URL से लिंक कर सकता है। तो अगर मैं अपने YouTube चैनल से लिंक करना चाहता हूं तो मैं बस टाइप कर सकता हूं, नए टैब में खोलें। चलो नए टैब में खोलते हैं और हम कहेंगे कि बस YouTube पर सेंट्रल मीडिया से लिंक करें। ये एक विकल्प है। एक और विकल्प होगा कि इस साइट पर किसी अन्य पृष्ठ से लिंक करना। तो अगर आप लिंक करना चाहते हैं, हमारे पास अभी कोई अन्य पृष्ठ नहीं है लेकिन शायद एक शॉपिंग पृष्ठ या ऐसा कुछ और, हम किसी पृष्ठ के एक सेक्शन से भी लिंक कर सकते हैं। हम एक ईमेल से लिंक कर सकते हैं, हम एक फोन से लिंक कर सकते हैं। तो वहां हमसे संपर्क करें का विकल्प होगा। लेकिन यहाँ की सरलता के लिए मैं अभी अपने YouTube चैनल से लिंक करने जा रहा हूं और हम कहेंगे कि हम नए टैब में खोलने के लिए जोड़ेंगे और अब हम इसे बंद कर सकते हैं। अब हमारा बटन काम करता है। तो अब शीर्ष पर ये आइकन, हम चाहते हैं कि वे वास्तव में विभिन्न चीजों से लिंक करें जैसे कि खोज या मानचित्र या एक पृष्ठ, शायद सोशल मीडिया। चलो बस कहते हैं कि हम चाहते हैं कि लोगो होम पेज से लिंक करें। यह अधिकांश वेबसाइटों पर एक सामान्य प्रथा है। इसे करने का तरीका वास्तव में प्लस पर क्लिक करना है, लिंक ब्लॉक पर जाएं। हम लिंक ब्लॉक को क्लिक और ड्रैग करेंगे। मैं इसे रोलेक्स लोगो के ठीक ऊपर खींचने जा रहा हूं। अब हम रोलेक्स लोगो को उस लिंक ब्लॉक में क्लिक और ड्रैग कर सकते हैं। तो चलो इसे क्लिक और ड्रैग करते हैं जब तक कि यह लिंक ब्लॉक में ना आ जाए। और अब निश्चित रूप से हमें उस लिंक ब्लॉक पर एक त्वरित पुनः स्वरूपण करना होगा ताकि यह केंद्रित हो सके। तो हम बस केंद्र पर क्लिक करेंगे, केंद्रित, ऊर्ध्वाधर रूप से केंद्रित। लेकिन अब लिंक ब्लॉक पर हम बहुत आसानी से छोटे गियर आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और चुन सकते हैं कि हम किससे लिंक कर रहे हैं। तो चलो से होम पेज से लिंक करते हैं। यह होम पेज से लिंक करेगा और यह नए टैब में नहीं खुलेगा। हम जाने के लिए तैयार हैं। यह यहां से लिंक कर रहा है। आप इन सभी अन्य आइकनों के साथ भी यही कर सकते हैं। शायद लाइक आइकन, एक छोटा दिल का आइकन। चलो बस कहते हैं कि हम इसे लिंक करना चाहते हैं। और हमारे सोशल मीडिया, हम प्लस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। लिंक ब्लॉक को कॉलम 3 में क्लिक और ड्रैग कर सकते हैं। हम इसे कॉलम 3 में छोड़ देंगे। और अब इमेज 3, चलो इसे लिंक ब्लॉक में क्लिक और ड्रैग करते हैं। और लिंक ब्लॉक, हम यहाँ अपनी सेटिंग्स पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलो बस कहते हैं कि यह मेरे इंस्टाग्राम से लिंक करेगा, तो इसे बंद कर दें। अब चलो वेबसाइट का पूर्वावलोकन करें और प्ले पर क्लिक करें और ये लिंक अब काम करने चाहिए। तो अगर मैं दिल के आइकन पर क्लिक करता हूँ भी, तो ये निश्चित रूप से मेरे इंस्टाग्राम पर खुलता है। अगर हम और जाने पर क्लिक करते हैं, ये YouTube चैनल पर खुलता है। ये बटन अब ठीक से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इस वेबसाइट की रीढ़ की हड्डी को समझ लिया है। लेकिन चलो मजेदार हिस्से के बारे में बात करते हैं, वास्तव में दिलचस्प हिस्से के बारे में, और क्यों मुझे वेबफ्लो का उपयोग करना पसंद है, और वह है इंटरैक्शन। तो आपके पास इंटरैक्शन के साथ बहुत लचीलापन है। आप तत्व ट्रिगर कर सकते हैं या आप पृष्ठ ट्रिगर कर सकते हैं। तो पृष्ठ ट्रिगर तब होगा जब कोई व्यक्ति पृष्ठ लॉड करता है। आप चीजों को फीका कर सकते हैं और विभिन्न चीजें कर सकते हैं। तत्व ट्रिगर इस पर आधारित होगा कि जब कोई किसी चीज के साथ इंटरैक्ट करता है, अगर वे माउस रखते हैं या अपने माउस को हिलाते हैं, वे चीजों पर क्लिक करते हैं।
यहाँ ये थोड़ा अलग तरीके से काम करेगा। तो मैं पृष्ठ ट्रिगर के साथ जाऊंगा और चलो बस इस पूरे ब्लॉक पर क्लिक करते हैं, उदाहरण के लिए जो बीच में है। शायद हम चाहते हैं कि जब कोई साइट पर आए तो वह फीका हो जाए, और इसलिए हम क्लिक कर सकते हैं जब आपके पास वह हो। तो चलो प्लस पर क्लिक करते हैं। तो चलो प्लस पर क्लिक करते हैं। मान लीजिए पृष्ठ लोड, और सब कुछ अच्छा लग रहा है। जब पृष्ठ लोड होता है तो यही मैं चाहता हूं। मैं एक एनिमेशन शुरू करना चाहता हूं जब पृष्ठ लोड होना शुरू होता है या जब ये लोडिंग समाप्त होता है। चलो बस कहते हैं जब ये लोडिंग समाप्त होता है। छोटे गियर आइकन पर क्लिक करें और अब सुनिश्चित करें कि आप उस ब्लॉक का चयन करें जिसे आप चाहते हैं। हम प्लस पर क्लिक करने जा रहे हैं और यह होगा। चलो बस कहते हैं कि हम फीका करेंगे। तो हम अपारदर्शिता पर नीचे जाएंगे। तो मूल रूप से चलो बस कहते हैं 0%, तो पूरी तरह से पारदर्शी, और यह हमारा प्रारंभिक स्थिति होने जा रहा है। वहां प्रारंभिक स्थिति का चयन करें और फिर हम इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो हम बस दाएं क्लिक करेंगे, उसे डुप्लीकेट करेंगे, और अब दूसरा चलो कहते हैं 100% होगा, तो हम इसे 100% तक लाएंगे। तो चलो इसे चलाते हैं, देखें ये कैसा दिखता है। तो जब कोई वहां जाता है तो देखिए ये कैसे फीका होता है। ये मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा लगता है। और आप ये कई तत्वों के साथ कर सकते हैं और आप विभिन्न समयों पर विभिन्न चीजें फीकी कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा, बहुत शक्तिशाली। और इसलिए आपको दिखाने के लिए, जैसे कि ये एक बुरा उदाहरण होने जा रहा है, लेकिन चलो बस कहते हैं कि हम चाहते हैं कि शीर्ष पर लोगो यू भी फीका हो। फिर से यह एक अच्छा उदाहरण नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अधिक तत्व होते तो मुझे लगता है कि आप देख पाते कि आप इसे कहां उपयोग करना चाहेंगे। लेकिन क्योंकि मेरे पास अधिक तत्व नहीं है, चलो बस शीर्ष पर लोगो का उपयोग करते हैं। तो मैं प्लस आइकन पर क्लिक करने जा रहा हूं। यह उस शीर्ष पर लोगो के आधार पर अपारदर्शिता होने जा रहा है। हम प्रारंभिक स्थिति को पूरी तरह से पारदर्शी सेट करेंगे। तो आप देखेंगे प्रारंभिक स्थिति, वे दोनों वहां पारदर्शी हैं। और फिर चलो इसे डुप्लीकेट करें, इसे डुप्लीकेट करें, और चलो बस कहते हैं कि हम चाहते हैं कि यह फीका होने के बाद, या आप जानते हैं, चलो कहते हैं कि इससे पहले कि यह फीका हो, हम चाहते हैं कि यह फीका हो। तो यहां अपारदर्शिता 100% तक बढ़ जाती है। और अब अगर हम खेलते हैं तो आप देखेंगे कि यह फीका होगा और फिर बटन फीका होगा। आप देखेंगे कि यह फीका होता है और फिर यह फीका होता है। तो यह कुछ हद तक चिकना हो सकता है। यह आपके वेबसाइट को लोड करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, और इससे अधिक न जाएं। इसे तीसरी कक्षा के पावर पॉइंट की तरह न बनाएं। आपके पास सब कुछ इधर उधर चल रहा, लेकिन कुछ सूक्ष्म चीजें वास्तव में अच्छी लग सकती हैं। तो अब चलो इसे सहेजते हैं। प्रकाशित करने पर क्लिक करें और हम अपने वेबसाइट को चयनित डोमेन पर प्रकाशित करने जा रहे हैं। फिर अगर हम एक नए टैब में अपनी वेबसाइट पर जाते हैं तो हम बस इसे वहीं चिपका देंगे। आप देखेंगे बूम, वहां फीका होना, यहां फीका होना। आप इन फीका होने की गति को भी चुन सकते हैं। और ये हमारी वेबसाइट है। ये अच्छा लगता है, इसे बनाना बहुत आसान है। वेबफ्लो का उपयोग करके आप जो कर सकते हैं उसमें बहुत लचीलापन है। तो जैसा कि मैंने कहा, वेबफ्लो मेरी व्यक्तिगत पसंदीदा तरीका है एक वेबसाइट बनाने का। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया, यह मजेदार और दिलचस्प लगा। और आपने कुछ सीखा। अगर आपने वीडियो इस लंबे समय तक देखा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें सेंट्रल मीडिया के साथ, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।